हेलो दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र एनसीईआरटी क्लास 9 की सेकेंड चैप्टर संसाधन के रूप में लोग के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि किसी भी देश के लिए लोग सिर्फ जनसंख्या नहीं है, बल्कि वे अपने आप में एक संसाधन है। इसे मानव संसाधन कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि मानव संसाधन कैसे अन्य संसाधनों से भिन्न है। फिर हम जानेंगे कि मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या भूमिका होती है। साथ ही साथ हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाएं और बेरोजगारी के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय के अंत में हम सबसे महत्वपूर्ण बिंदु शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है संसाधन के रूप में लोग। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। किसी भी देश के विकास में मनुष्य सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। प्राकृतिक हमें भूमि, जल, खनिज और वन जैसे अनेक संसाधन देती है, लेकिन इन सब का सही उपयोग तभी संभव है जब मनुष्य के पास ज्ञान, कौशल और समझ हो। मनुष्य ही वह संसाधन है जो बाकी सभी संसाधनों को मूल्य देता है। यदि लोग शिक्षित हो, स्वस्थ हो और तकनीक का उपयोग करना जानते हो, तो वे न केवल संसाधनों का कुशल प्रबंधन कर सकते हैं, बल्कि नए अवसर और आविष्कार भी कर सकते हैं। मानव संसाधन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि मनुष्य सोच सकता है, निर्णय ले सकता है और समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है। एक प्रशिक्षित और कुशल व्यक्ति साधारण संसाधनों से भी बड़ा उत्पादन कर सकता है। इसलिए किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके लोगों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। हमारा अगला टॉपिक है मानव संसाधन अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। मानव संसाधन, जिसमें लोगों का ज्ञान, कौशल और क्षमता शामिल है, अर्थव्यवस्था में सबसे अलग और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह अन्य संसाधनों जैसे भूमि, मशीनें और इमारतें से कई मायनों में भिन्न है। सबसे बड़ा अंतर यह है कि मानव संसाधन सक्रिय होता है, जबकि अन्य संसाधन निष्क्रिय होते हैं। मनुष्य ही वह करता है जो निष्क्रिय संसाधनों का उपयोग करके उत्पादन और मूल्य का सृजन करता है। भूमि या मशीनें अपने आप काम शुरू नहीं कर सकती। मानव एक जीवित संसाधन है जिसके पास सोचने, सीखने, नवाचार करने और परिस्थितियों के अनुकूल होने की क्षमता होती है। मानव संसाधन न केवल उत्पादन का एक कारक है, बल्कि यह वह प्रेरक शक्ति है जिससे अन्य सभी संसाधन के मूल्य को लगातार बढ़ाया जा सकता है। हमारा अगला टॉपिक है मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की भूमिका। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। शिक्षा किसी भी राष्ट्र के लिए मानव पूंजी के निर्माण का मूल स्तंभ है। मानव पूंजी का अर्थ है नागरिक के ज्ञान, कौशल, अनुभव और स्वास्थ्य का भंडार, जो देश की वास्तविक संपत्ति है। शिक्षा व्यक्तियों को उत्पादक और कुशल बनाती है। स्कूल और कॉलेज ज्ञान का प्रसार करते हैं, जिससे लोग तकनीकी कौशल अर्जित करते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति बेहतर ढंग से काम करता है, समस्याओं का समाधान करता है और उत्पादकता बढ़ाता है, जो सीधे तौर पर आर्थिक विकास में योगदान देता है। शिक्षा न केवल व्यक्तिगत आय और रोजगार के अवसर बढ़ाती है, बल्कि एक जागरूक, स्वस्थ और कुशल समाज का निर्माण करके राष्ट्र को दीर्घकालीन समृद्धि की राह पर ले जाती है। यह एक ऐसा निवेश है जिसका प्रतिफल सबसे अधिक होता है। हमारा अगला टॉपिक है मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। मानव पूंजी निर्माण के लिए स्वास्थ्य आधारशिला है। एक स्वस्थ जनसंख्या ही किसी राष्ट्र का सबसे मूल्यवान संसाधन होती है। स्वस्थ व्यक्ति कार्यस्थल पर अधिक उत्पादक होते हैं, क्योंकि उनमें उच्च शारीरिक और मानसिक ऊर्जा होती है, जिससे काम से अनुपस्थिति कम होती है। यह सीधे तौर पर सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त अच्छा स्वस्थ बच्चों के सीखने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे उनकी शिक्षा की गुणवत्ता सुधरती है। स्वस्थ सेवाओं में निवेश से जीवन प्रत्याशा बढ़ती है, जिससे लोग लंबे समय तक कार्यबल का हिस्सा बने रहते हैं और अपने अनुभवों का लाभ देश को देते हैं।
जब परिवार स्वस्थ रहते हैं तो उन्हें बीमारियों पर कम खर्च करना पड़ता है, जिससे उनकी बचत बढ़ती है और वे इस धन का निवेश शिक्षा या कौशल विकास में कर पाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में आर्थिक क्रियाएं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। आर्थिक क्रियाओं को मुख्य रूप से 3 क्षेत्रकों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक क्षेत्रक में क्रियाएं अलग अलग ढंग से संचालित होती है। पहला, प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक में वे सभी आर्थिक क्रियाएं शामिल होती है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग या दोहन करके वस्तुओं का उत्पादन करती है, जैसे कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन इत्यादि। दूसरा, द्वितीयक क्षेत्रक। द्वितीयक क्षेत्रक में प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त कच्चे माल को लेकर औद्योगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से तैयार उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। इसे विनिर्माण या औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं, जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, लौह अयस्क से स्टील बनाना इत्यादि। तीसरा, तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्रक में सेवाओं का उत्पादन और वितरण शामिल है। यह क्षेत्रक प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रकों के विकास में सहयोगी होता है और वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करता है। इसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं, जैसे परिवहन, संचार, बैंकिंग और बीमा, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य इत्यादि। ये तीनों क्षेत्रक एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र कच्चा माल देता है, द्वितीयक क्षेत्र उसे उत्पाद बनाता है और तृतीयक क्षेत्र उन्हें ग्राहकों तक पहुंचाने और अन्य सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। हमारा अगला टॉपिक है आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाएं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में मुख्य अंतर उद्देश्य और धन की भागीदारी पर आधारित है। आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं वे गतिविधियां हैं जो धन कमाने या आय उत्पन्न करने के उद्देश्य से की जाती है। ये क्रियाएं वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग से संबंधित होती है और इनका मूल्य पैसे के रूप में होता है। ये राष्ट्र आय में योगदान करती है। इनका मुख्य उद्देश्य आय अर्जित करना या लाभ कमाना है। इन्हें धन के रूप में मापा जाता है। उदाहरण के लिए स्कूल में वेतन के लिए पढ़ाना, दुकान चलाना या वस्तुएं बेचना, डॉक्टर का अस्पताल में मरीजों को देखना और शुल्क लेना, किसी कारखाने में मजदूरी का काम करना इत्यादि। गैर आर्थिक क्रियाएं। गैर आर्थिक क्रियाएं वे गतिविधियां हैं जो व्यक्तिगत संतुष्टि, प्रेम, स्नेह या सामाजिक कल्याण की भावना से की जाती है। इनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता, इसलिए इनके बदले में कोई वेतन या मेहनताना नहीं मिलता और इनका मूल्य धन के रूप में नहीं मापा जाता। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत या सामाजिक संतुष्टि प्राप्त करना है। इन्हें धन के रूप में नहीं मापा जाता, जैसे शिक्षक का घर पर अपने बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना, माता का अपने परिवार के लिए भोजन पकाना, मंदिर जाना या धार्मिक कार्य करना, किसी सामाजिक संस्था में स्वयं सेवा करना इत्यादि। हमारा अगला टॉपिक है बेरोजगारी। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। बेरोजगारी वह अवस्था है जब काम करने की इच्छा और क्षमता रखने वाला व्यक्ति काम ना मिलने के कारण खाली बैठा रहता है। यह केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे समाज और देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। बेरोजगारी के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित इस प्रकार से हैं। पहला, प्रच्छन्न बेरोजगारी। जब अधिक लोग किसी काम में लगे हो लेकिन उनके होने या ना होने से उत्पादन पर कोई फर्क ना पड़े तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। यह अक्सर खेती में देखा जाता है। दूसरा, मौसमी बेरोजगारी। ये बेरोजगारी वर्ष के कुछ निश्चित मौसमों या अवधियों के दौरान होती है, जैसे कृषि क्षेत्र में कटाई या बुआई के मौसम के बाद कृषि श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं। तीसरा, खुली बेरोजगारी। जब काम की तलाश करने के बावजूद भी व्यक्ति को कोई रोजगार नहीं मिलता है तो उसे खुली बेरोजगारी कहते हैं। चौथा, शिक्षित बेरोजगारी। जब पढ़े लिखे युवक युवतियों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिलती है तो उसे शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी के प्रमुख कारण तेजी से बढ़ती जनसंख्या, उद्योगों का धीमा विकास, शिक्षा और कौशल में कमी तथा रोजगार के सीमित अवसर हैं।
इसके समाधान के लिए कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण, ग्रामीण उद्योगों और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा, शिक्षा प्रणाली में सुधार और नई नौकरियों का सृजन और उद्यमिता को प्रोत्साहन देना है। हमारा अगला टॉपिक है शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक जटिल समस्या है। यह संकट इसलिए विशेष है क्योंकि यह देश के सबसे मूल्यवान संसाधन, उसके शिक्षित युवाओं की क्षमता को व्यर्थ कर रहा है। हमारी शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक ज्ञान पर जोर देती है, जो उद्योग की व्यवहारिक तकनीक आधारित मांगों को पूरा नहीं कर पाता। लाखों युवा डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन वे कार्यकुशल नहीं बन पाते। भारत का विशाल युवा जनसंख्या हर साल नौकरी चाहने वालों की एक बड़ी फौज खड़ी करती है, जबकि रोजगार सृजन की गति धीमी है, जिससे मांग और आपूर्ति में भारी अंतर आ जाता है। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।